हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट सेट आप सभी को दिया जा रहा है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, राम खेल रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो देखिए, राम खेल रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या हो जाएगा? राम। राम जो है ये उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और खेल रहा है ये क्या है? ये है विधेय। खेल रहा है ये विधेय है, जबकि राम क्या है इसमें? उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रहित। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुग्रहित। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है इनमें से? वेदना। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे कहा जाता है। तो देखिए, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे कहा जाता है सरल वाक्य। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य एवं एक क्या होता है? विधेय होता है। एक उद्देश्य एक विधेय होता है, तो इसे साधारण या फिर सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मोहन पढ़ता है। मोहन पढ़ता है। अब देखिए, इस वाक्य में मोहन जो है ये क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा, और पढ़ता है वो जाएगा आपका विधेय। तो याद रखना है आपको, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है इसे साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक कर्ता एक क्रिया हो उसे कहा जाता है सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उर्दू का उपसर्ग है। तो देखिए, उर्दू का उपसर्ग बताना है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। देखिए, आपको मैंने हिंदी वाली क्लास में उर्दू के उपसर्ग बताए थे, जो तो जिन लोगों ने हिंदी की क्लास देखी है शाम 5 बजे वाली क्लास, तो उनको आ गया होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, हिंदी भाषा में जो प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, ये ध्यान रखना है आपको। और उपसर्ग कहाँ पे लगते हैं? शब्दों के फ्रंट में लगते हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। तो देखिए, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो उपसर्ग हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है आपका? पहला है आपका संस्कृत के उपसर्ग। पहला भाग है संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है आपके आगत उपसर्ग। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों को 3 भागों में बांटा गया है। और आपके कौन कौन से ये भाग हैं? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत उपसर्ग। और संस्कृत के कुल कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से ये उपसर्ग हैं? जैसे कि अति हो गया, अधि हो गया, अनु हो गया, उप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दुस, दुर, नी, परा, परी, प्र, प्रति, वि, सम, सन,
सु, ये सभी आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं और संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको सीधे सीधे बता दे रही हूँ। तो आप सभी लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए। और हिंदी के उपसर्गों की बात करें तो हिंदी के उपसर्ग मूल रूप से संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? हिंदी के उपसर्गों की संख्या इनकी होती है 10। याद रखेंगे, 22 होती है संस्कृत के उपसर्गों की संख्या, जबकि हिंदी के उपसर्गों की संख्या होती है 10। कौन कौन से ये उपसर्ग होते हैं हिंदी के? अ हो गया, अन हो गया, अध हो गया, उन, इसके अलावा औ, 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 ये वाला औ, और दूसरा आपका ये वाला ओ। तो औ, औ, कु, सु, सौ, बिन, भर, दू, ये सभी आपके हिंदी के उपसर्ग है। और उर्दू के उपसर्गों की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके उर्दू के उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखेंगे उर्दू के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। इनको आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। आगत उपसर्ग किन्हें कहा जाता है? जो कि विदेशी भाषाओं से, जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, तो इन्हें आगत उपसर्ग कहा जाता है। तो उर्दू के उपसर्ग जो हैं ये आगत उपसर्ग हो गए, क्योंकि ये अरबी फारसी भाषा से आए हुए हैं, किसमें? हिंदी में, ये ध्यान रखना है। तो उर्दू अरबी फारसी के उपसर्ग आपसे पूछे जाएं तो कौन कौन से हैं? कम, खुश, गैर, दर, ना, बद, वे, ला, हम, बा, सर, विला, ये सभी आपके उपसर्ग हो जाएंगे उर्दू के। बे उपसर्ग जो है ये भी आपका उर्दू का ही उपसर्ग है, ये याद रखना है। ऐसे ही अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं, तो इनको भी आगत उपसर्ग कहा जाएगा। अंग्रेजी के जो उपसर्ग है ये हिंदी में आए हैं, तो सब, वाइस, चीफ, हेड, फुल, हाफ, ये सभी अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपसे उर्दू का उपसर्ग पूछा गया है, तो बे जो है हो जाएगा ये आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उर्दू का उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो उपसर्गों को आप याद रखिएगा और हिंदी वाली क्लास जरूर फॉलो कीजिए, काफ़ी हेल्प आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उर्दू भाषा का कौन सा उपसर्ग है इनमें से ये बताना था। तो उर्दू शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये नहीं पूछा गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी आप इसको करेक्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था, यह है। तो देखिए यह वाक्य कौन सा वाक्य है ये बताना है। तो राइट आंसर आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपना करेक्ट आंसर कीजिए जल्दी से, कौन सा ये वाक्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है मिश्र वाक्य। ये वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य है। और मिश्र वाक्य कहाँ पे होता है जल्दी से बताएं। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो और इनको जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्ययी हो। और समुच्चय बोधक अव्ययी जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका की हो गया, जो, इसके अलावा क्योंकि, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, यदि, तो, तथापि, यद्यपि, ये सभी आपके हो जाएंगे समुच्चय बोधक अव्ययी। तो मिश्र वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो और इनको जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्ययी हो। जैसे कि, जो, क्योंकि, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, यही वह वीर बालक है, ये आपका कौन सा मुख्य उपवाक्य हो जाएगा। और डूबती बालिका को बचाया था, तो ये हो जाएगा आपका आश्रित उपवाक्य। और ये जो जिसने जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्ययी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो और इनको जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्ययी हो, तो वहां पे आपका होता है कौन सा? मिश्र वाक्य। ये आपको याद रखना है। तो समुच्चय बोधक अव्ययी यहाँ पे हो गया आपका जिसने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए स्पर्श व्यंजनों के यहाँ पे प्रकार बताने हैं, कितने प्रकार होते हैं।
आपको अगर आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में अपना राइट आंसर लगाएं। तो देखिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या बतानी है, यहाँ पर कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो देखिए हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। और स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग में स्पर्श करे वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 5 वर्गों में स्पर्श व्यंजन विभाजित किए गए हैं। कौन कौन से ये वर्ग हैं? क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग और पौ वर्ग। तो 5 वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया है। और हर वर्ग में यानी कि प्रत्येक वर्ग में कितने कितने व्यंजन रखे गए हैं? 5-5 व्यंजन रखे गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। और क वर्ग के जो व्यंजन हैं वो इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, इस तरीके से भी आईओ के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से। ऐसे ही आपका चौ वर्ग का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तालु से। चौ वर्ग में आपके चौ, छ, जौ, झ, यौ 5 व्यंजन आते हैं। तो इन सभी व्यंजनों का उच्चारण तालु से किया जाता है। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ना है इन क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करें। तो इसमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देखिए प्राकथन। और वर्तनी में क्या होता है? जिस तरीके से शब्द का उच्चारण किया जाता है उसी प्रकार उसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निरपराध शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। तो देखिए निरपराध शब्द जो है इसमें प्रयुक्त कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो आपको मैंने बताया था कि उपसर्ग जो होते हैं ये शब्दों से पहले लगते हैं, यानी कि शब्द के फ्रंट में लगते हैं। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग हो जाएगा आपका? निर उपसर्ग। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं निरपराध का तो क्या हो जाएगा? निर आधा रॉ हो जाएगा, धन अपराध, निर धन अपराध हो जाएगा। तो इसमें निर जो है ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो देखिए एक भारतीय आत्मा कहा जाता है किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ ये आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। अगला देखेंगे, अंतरिक्ष में बनने वाली फिल्म कौन सी जिसकी शूटिंग के लिए हाल ही में निर्देशक और अभिनेत्री अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये फिल्म है चैलेंज फिल्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न समाचार पत्रों में से कौन से अंग्रेजी समाचार पत्र के एक ही संस्करण का दैनिक वितरण सबसे अधिक है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया। इन समाचार पत्रों में से द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी समाचार पत्र के एक ही संस्करण का दैनिक वितरण सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक इंदिरा गांधी परमाणविक अनुसंधान केंद्र के सर्वाधिक निकट है? तो देखिए इंदिरा गांधी परमाणविक अनुसंधान केंद्र के सबसे ज्यादा निकट है महाबलीपुरम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। तो देखिए दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय बताना है तो कहाँ पर है? कोलकाता में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। देखिए भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है गोंड जनजातीय समुदाय। किस राज्य में पाया जाता है गोंड जनजातीय समुदाय? कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है? तो देखिए जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट है कौन सा स्थल? ये स्थल है देखिए पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। तो देखिए ये वक्तव्य जो है ये किससे संबंधित है? ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न उद्योगों में से कौन सी एक सर्वाधिक जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट उत्पादित करती है? तो देखिए इन उद्योगों में से बताना है कौन सी उद्योग है जो कि सर्वाधिक जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट उत्पादित करती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तापीय विद्युत संयंत्र, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे वॉल स्ट्रीट क्या है, तो देखिए वॉल स्ट्रीट जो है ये एक स्टॉक एक्सचेंज है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत में पिन कोड प्रणाली को लागू किया गया था वर्ष 1972 में, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अगला देखेंगे एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, तो देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन बताना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर डॉट XLS, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या कीबोर्ड को डैश कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या कीबोर्ड को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सर्किट बोर्ड, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सेल, इसको सेल बोला जाता है। अगला देखेंगे ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉस स्टोरेज, ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जाता है, इसको कहा जाता है मॉस स्टोरेज। तो देखिए आप सभी को करंट कंप्यूटर के क्वेश्चन भी यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला देखेंगे ट्रैक वॉल का एक उदाहरण है, तो ट्रैक वॉल का एक उदाहरण बताना है तो ये है पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। और देखिए आप सभी को हिंदी की अलग से क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, इसमें तो कुछ क्वेश्चन ही रखे जाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, और स्पेशली आपको हिंदी की क्लास शाम 5 बजे प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल से बताया जाता है, तो आप सभी लोग उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण वो क्लास है। और आज की ये क्लास आपको कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, इसमें तो हिंदी मैंने थोड़ी बहुत आपको जो इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट बता दिए, उनको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, तो इनमें से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है गंगूबाई हंगल, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव वर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन को, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था, तो देखिए वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री बताना है कौन था, तो उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे V.K. कृष्ण मेनन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं, तो देखिए 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो देखिए यात्री इब्न बतूता ये कहाँ से आया हुआ था, ये आया हुआ था मोरक्को से, मोरक्को का था ये इब्न बतूता। अगला देखेंगे अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो देखिए अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था किस सुल्तान ने, ये सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी कहाँ पर थी, लाहौर में, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो देखिए नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था इनमें से, ये सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था, तो देखिए अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक बताना है तो इसका संरक्षक कौन था, बैरम खां था, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे कैप्टन विलियम्स हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है ये किस जहाज से, इस जहाज का नाम है हेक्टर जिससे ये भारत पहुंचा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति
करेक्ट आंसर ढूंढ लेना है। क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की जो ख्याति है, ये भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 167, जिसमें मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट यानी कि रोटी का डलिया कहा जाता है? तो देखिए, विश्व का ब्रेड बास्केट किसे कहा जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है शीतोष्ण घास प्रदेश को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सर्वाधिक घना बसा है? तो इनमें से सर्वाधिक घना बसा देश कौन सा है? बांग्लादेश है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित जो राज्य हैं, ये कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल एवं बिहार राज्य। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्न स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में इन स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? चेन्नई में होती है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, लोकटक झील, लोकटक क्या है? ये एक झील है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में स्थित है लोकटक झील? आप कमेंट करके बताएं। अगला देखेंगे, समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है। तो देखिए, समभूकंप रेखा, इसका आकार किस प्रकार का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनियमित। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भूकंप का कारण है। तो देखिए, भूकंप का क्या कारण है? टेक्टोनिज्म। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, हाइग्रोमीटर का उपयोग सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो देखिए, हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु में आर्द्रता मापने हेतु। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? इनमें से शीत समुद्री धारा, ये याद रख लीजिए, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं धाराओं से। तो शीत समुद्री धारा इनमें से बताना है, तो क्या हो जाएगा? हमबोल्ट धारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तस्वीर में एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। गुंजन उस आदमी से किस तरह से संबंधित है? तो गुंजन संबंधित है किस प्रकार से? ये भांजी हो जाएगी उस आदमी के। अगला देखेंगे, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, जहाज कप्तान, जहाज का संबंध है कप्तान से। समाचार पत्र का संबंध किससे हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी संपादक। जिस तरीके से जहाज को कौन चलाता है? कप्तान चलाता है। उसी तरीके से समाचार पत्र संपादक के द्वारा इसको बनाया जाता है और फिर इसको पब्लिश किया जाता है। तो आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा? तो देखिए, उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा? ये दिन होगा शनिवार का दिन। और जल्दी से आप सभी लोग अपना स्कोर करिए कमेंट सेक्शन में। आज के इस चैट में आपने कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 50? जल्दी से कमेंट करके बताएं अपना स्कोर। अगला देखेंगे, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करें और उनमें से सबसे पहले आने वाला शब्द चुनें। इनमें से सबसे पहले आने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ 5 बजे आप सभी लोग हिंदी की क्लास फॉलो जरूर कीजिएगा। डेली प्रोवाइड की जा रही है आप सभी को, और अभी तक आपको 28-29 क्लास हिंदी की प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट की गई है
हिंदी की भी, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। साथ ही साथ कल रात को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया गया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिए। करंट अफेयर आप सभी लोगों के लिए चलाया जा रहा है। करंट अफेयर की क्लास भी देख लीजिए स्टडी विद एम पर। साथ ही साथ देखिए, आप लोगों को आज करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिएगा। और प्रैक्टिस सेट आप सभी को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए भी आप सभी लोग तैयार रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।